हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का वीडियो BHIC 134 का है, इतिहास का। ठीक है। इसमें हम औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना ले लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल कैसा था, एक बार ये देखिए। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है ये, ब्रिटिश विजय के पूर्व तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो क्या था। ओके, इम्पोर्टेंट तो हालांकि ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या है, किसी बहुत लंबा है। अगर बंगाल के ब्रिटिश विजय आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश विजय जो थी वो बंगाल पर उन्होंने कैसे अपने विजय को जो विजय का रथ था उसको किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया और किस तरह से बंगाल पे विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद भारत में पूरे द्वार खुल गए थे उनके लिए। ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, बंगाल की ब्रिटिश विजय क्या है। ठीक है, 1757 से 65, क्योंकि प्लासी का युद्ध था, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1757 से 1765 का समय होता है वो बंगाल के इतिहास का नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। यानी जो नवाबों का पहले शासन था वो धीरे धीरे अब अंग्रेजों को मिलने लगा था 1757 से 1965 तक का। ठीक है ना। और ये जो 8 वर्ष थे, इस 8 वर्ष के दौरान बंगाल के ऊपर 3 नवाब, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम, याद रखिएगा, इनसे अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लिख सके। ठीक है ना। परंतु ये जो नवाब थे उन्होंने शासन किया, परंतु जो नवाब थे प्रभु सत्ता को कायम रखने में असफल रहे और लास्ट में जो शासन का नियंत्रण था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अंग्रेजों के मतलब शासन पर नियंत्रण अंग्रेजों ने कर लिया था। ठीक है ना। तो चलिए, किस ढंग से अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण किया, तो बंगाल की ब्रिटिश विजय कह लीजिए, या फिर बंगाल पर ब्रिटिश ने किस तरह से अपनी विजय अपने राज्य को स्थापित किया, प्रादुर्भाव किया, या फिर अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण किस तरह से स्थापित किया। बंगाल और अंग्रेज का जिक्र आता है, या सिराजुद्दौला का, मीर जाफर का, मीर कासिम का आता है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो मोहरा था वो बना था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश का लड़ाई इनके बीच में हुई थी। ठीक है। सिराजुद्दौला ने 1756 में अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है। अब सिराज का जो यानी सिराजुद्दौला का जो उत्तराधिकारी का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। यानी सिराज को जब उत्तराधिकारी बना दिया गया तो उसकी जो चाची थी, अगर आप नाम याद रख सकते तो अच्छी बात है, घसीटी बेगम, और पूर्णिया का जो सूबेदार यानी उसका चचेरा भाई जो था शौकत जंग, उसने इसका विरोध किया कि उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहिए। नवाब के दरबार में यानी सिराजुद्दौला सिराज के दरबार में जगत सेठ, अमी चंद्र, राज बल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर, कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था। ठीक है। और इन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकारी बनने का विरोध किया था। याद रखिएगा, मीर जाफर इसमें है अभी। ठीक है ना। राइट। और नवाब के दरबार के इस आंतरिक असंतोष, यानी एक नवाब के दरबार में गुट था, उसकी चाची और चचेरा भाई तो ऑलरेडी शौकत जंग उसके खिलाफ थे ही, अब नवाब के दरबार में भी एक गुट तैयार हो गया जो कि उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ था। तो जिन्होंने उत्तराधिकार बनने का विरोध किया, तो एक तरह से एक आंतरिक असंतोष जो है वो पैदा हो गया था। और किससे खतरा था नवाब को? इन आंतरिक असंतोष से, जो एक गुट था इनसे तो था ही। दूसरा नवाब को खतरा जो था वो अंग्रेजी कंपनी की बढ़ती व्यापारिक चीजों से था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो व्यापार के माध्यम से, व्यापार के सहारे अपना जो राजनीतिक क्षेत्र है वो फैला रहे थे। तो नवाब को अंग्रेजों से भी खतरा था। तो नवाब एवं कंपनी के बीच जो व्यापारिक विशेषाधिकार था वो कोई नया नहीं था, क्योंकि इनके बीच में हमेशा इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष चला करते थे। लेकिन सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों को लेकर के इन दोनों के बीच रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए। सिराजुद्दौला के पहले जो शासक था उसके बीच में उसके साथ में भी अंग्रेजों के जो संघर्ष है, झड़प है, झगड़े हैं, हुआ करते थे। लेकिन सिराजुद्दौला के शासन में बैठते ही आते ही कुछ और कारण हो गए थे जिनकी वजह से इनके रिश्ते में और ज्यादा दरारें आ गई, तनाव आ गए थे। सॉरी, वो कारण कौन थे ये देख लेते हैं। पहला था कि नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी कर दी गई। नवाब ने आज्ञा नहीं दी थी, इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी कर ली। कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों का इसके अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया। यानी कंपनी को जो अधिकार व्यापार के लिए दिए गए थे, तो उसके जो अधिकारी थे कंपनी के, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया और अपने व्यक्तिगत हित के लिए उसका उपयोग किया, किसका? अधिकार का। ठीक है।
कंपनी ने कलकत्ता में राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को, जो राजबल्लभ एक असंतुष्टों के ग्रुप में भी ऊपर है, ग्रुप में, वही पुत्र कृष्णदास को शरण दी थी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर भाग गया था। तो जो कंपनी थी उसने कलकत्ता में जो राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास थे उसको शरण दे दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन ये था कि जो राजबल्लभ था वो ऑलरेडी असंतोष के खेमे में था, वो नहीं चाहता था कि जो सिराजुद्दौला है वो क्या बने, शासक बने। ठीक है ना, और इसके विरुद्ध जो है एक विशाल सरकारी धन को भी लेकर के कृष्णदास जो है वो भाग गया था। तो ये मेन कारण बने थे अंग्रेज और सिराजुद्दौला के युद्ध के बीच। ठीक है, तो इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ नाराज था और इस बात को लेकर सिराजुद्दौला जो था वो थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकार में कटौती करने वाला है, क्योंकि वहां पे सिर्फ अंग्रेज बस तो नहीं थे, फ्रांसीसी भी थे जिनके साथ गठजोड़ किया जाता था। ठीक है, ओके, राइट। तो यहाँ पर जब अधिकारियों को, कंपनी के अधिकारियों को पता चला कि नवाब जो है फ्रांसीसियों के साथ भी गठजोड़ कर रहा है, संबंध बना रहा है, संधि कर रहा है और वो हमारे यानी अंग्रेज कंपनी के अधिकारों में कटौती कर सकता है, तो यहाँ पर अंग्रेज के कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को और तेज कर दिया। ठीक है, ओके, राइट। अब यहाँ देख लेते हैं। अब उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव था जिसके नेतृत्व में मद्रास से एक शक्तिशाली अंग्रेजी सेना जो है कलकत्ता पहुंचने से बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। यानी एक शक्तिशाली अंग्रेज सेना जो है बंगाल में कलकत्ता से भेज दी गई थी। ठीक है ना, ओके। और कंपनी का जो है कलकत्ता से बंगाल भेज दी गई थी जहां पे सिराजुद्दौला था। और जो कंपनी का नवाब था उसके दरबार के जो षड्यंत्रकारी थे उनका जो गठबंधन था वो अंग्रेजों के साथ हो गया था, यानी कंपनी के साथ हो गया था और उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। तो अंग्रेजों की जो विजय प्लासी की लड़ाई के मैदान में जून 1757 में होने वाले युद्ध से पूर्व ही सुनिश्चित हो गया था। ठीक है, कि उसमें अंग्रेज जो है वो जीतेंगे और ये विजयी कंपनी की सैनिक शक्ति की श्रेष्ठता के बल पर नहीं बल्कि नवाब के अधिकारियों द्वारा षड्यंत्र की मदद करने के कारण हुई थी, कि जो उनके एक शक्तिशाली जो गुट था, जो षड्यंत्रकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों का यहाँ पे साथ दे दिया था और जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को यहाँ पर हार झेलनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर सिराजुद्दौला स्वयं को भी न बचा सका और मीर जाफर के पुत्र मीरान को उसका कत्ल कर दिया। ठीक है, मीर जाफर के पुत्र मीरान ने जो है सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया गया था। अब यहाँ पे दूसरी लड़ाई, अब भी तो सिराजुद्दौला अंग्रेज के बीच हुई, बंगाल का सफर है। अब भाई मीर जाफर का पुत्र जब मीरान ने उसका कत्ल कर दिया तो वो जो गद्दी थी वो खाली हो गई, तो वहां पे कौन बैठा? क्योंकि यहाँ पर जब सिराजुद्दौला था तो सिराजुद्दौला के साथ जो शक्तिशाली गुट, असंतुष्ट जो गुट था, जो नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला शासक पे बैठे, उत्तराधिकारी बने, उनमें एक मीर जाफर भी था। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों से सिराजुद्दौला की लड़ाई हुई तो जो असंतुष्ट गुट था यानी मीर जाफर का जो गुट था वो जाके अंग्रेजों के साथ में मिल गया। तो वहां पर प्लासी की लड़ाई से पहले ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब पद देने का लालच दे दिया था। लालच तो देते थे, ये लोग फंसते जाते थे, तो वादा कर दिया। वादा करना नहीं, लालच देना, और सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। बस फिर क्या था, अंग्रेज अब बंगाल के राजा को बनाने वाले हो गए और मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम को अदा करना पड़ा। और मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन न था। तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने व हर्जाने के रूप में लगभग 1 करोड़, या राइट, यानी कि यहाँ पे 17,50,000 रुपए दिए थे। तो वहां पे अब मीर जाफर को क्या किया गया, वहां का राजा बना दिया गया, शासन वहां का दे दिया गया मीर जाफर को। ठीक है, ओके। तो अब मीर जाफर जैसे ही सत्तासीन हुआ, शासक में आया, तो उसे कुछ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले तो जो सत्ता पे बैठता है, जो शासन पे बैठता है, जो कुर्सी पे बैठता है, खतरे उनके दिखते हैं, उनको समझ में आते हैं। वही अब मीर जाफर को दिखने लगा। जैसे मिदनापुर के राजा राम सिन्हा, पूर्णिया के हिजीर अली खां जैसे जमींदारों ने अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। तो
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिदनापुर और पूर्णिया के जो जमींदार थे उन्होंने अपना शासक मानने से मीर जाफर को मना कर दिया। मीर जाफर के कुछ सिपाही जिनको अपना वेतन निरंतर नहीं मिल रहा था वो विद्रोही हो रहे थे, ठीक है, यानी विद्रोह कर रहे थे। उनको अपने कुछ अधिकारियों विशेषकर राय दुर्लभ की वफादारी पर संदेह था मीर जाफर को, और उसे विश्वास था कि राय दुर्लभ ने जमींदारों को उसके विरुद्ध उकसाया है विद्रोह करने के लिए, परंतु राय दुर्लभ क्लाइव की शरण में था, इसलिए उसको वो छू भी नहीं सकता था, कुछ भी कर भी नहीं सकता था मीर जाफर। और मुगल बादशाह के पुत्र जो बाद में आलम शाह के नाम से जाना गया ने बंगाल के सिंहासन पर अपना अधिकार करने का प्रयास कर लिया, ठीक है। ओके, तो नवाब की जो वित्तीय स्थिति थी अब वो बहुत कमजोर हो गई, पूरा कोष तो अंग्रेजों को दे दिया निकाल के, और इसका मेन कारण था कि अंग्रेजों की बढ़ती हुई मांगे और जो संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता, आप मेरी मांगे पूरी कीजिए, जो कंपनी है उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको आप पूरा कीजिए। इन सभी कारण से मीर जाफर की निर्भरता अंग्रेजी कंपनी पर हो गई, परंतु कंपनी कुछ कारणों से नवाब के साथ भी नाराज थी। क्यों? अंग्रेजी कंपनी के एक ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा था, वो ऐसा सोच रहे थे मीर जाफर के लिए, और अंग्रेज की सदैव बढ़ती मांगों को पूरा करने में भी मीर जाफर असफल रहा। तो इसी बीच मीर जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर एक बार फिर विवाद पैदा हुआ, और मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ, और कलकत्ता के नए गवर्नर वांसीटान ने मीर कासिम का पक्ष लिया, और यहाँ पर एक गुप्त समझौता हुआ जिसके द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन जो है अदा करेगा, उनकी शर्तें मानेगा और उनका समर्थन करेगा। तो मीर जाफर जो था वो पहले से ही अंग्रेजों के विश्वास को तो खो ही चुका था, और तनख्वाह के लिए जो दे तनख्वाह होती है उसके लिए भी सेना ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो जाफर को नवाब के पद से हटाने के लिए अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालने लगे, और ये बहुत आसान भी हो गया था अंग्रेजों को मीर जाफर के पद से हटाना, और हटा दिया गया। अब इस तरह से मीर कासिम और अंग्रेज आ गया। अब मीर कासिम को बंगाल के सिंहासन पर उसी ढंग से पदासीन हुआ जिस तरह से मीर जाफर को बिठाया गया था, और इसके जो पूर्व अधिकारी थे, पूर्व के लोग थे, वो मीर कासिम को भी अंग्रेजों को भारी धन की अदायगी करनी पड़ी। यानी सब में वही था, सब में वही था, को सिर्फ सिराजुद्दौला में नहीं था स्टार्टिंग में, इसके बाद जितने लोग हैं सब लोगों ने यहाँ पे उससे पैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, और शायद इसी के लिए जो शासक था वो खस्ता हाल हो चुका था, अब वो कंगाल हो चुके थे, उनके पास कुछ भी धन नहीं था। तो यहाँ पर बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव 3 जिले जो अंग्रेजी कंपनी को दे दिए गए, और सत्ता को किसके लिए? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, धन के दागी के रूप में। और सत्ता प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण कार्यों को किया, ठीक है ना। पहला था कि कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, मुर्शिदाबाद से सॉरी मुंगेर यानी बिहार में कर दिया, और अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया, और सेना के कौशल और क्षमताओं को बढ़ने के लिए उसने सुधार किया। तो मीर कासिम के शासन के पहले कुछ महीने ठीक अच्छी तरह से व्यतीत हुए, अच्छी तरह से गुजरे, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ रिश्तों में करवाहट पैदा होने लगी, और इसके जो कारण थे मीर कासिम के कि नवाब की बार बार प्रार्थना करने पर भी बिहार का उप सूबेदार राम नारायण अपने लेखा जोखा को जमा नहीं कर रहा था। कंपनी के दस्तक या व्यापार अधिकार पत्र कंपनी के अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किए जाते थे, जिससे यहाँ पे नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया था। और एक और कारण था कि कंपनी के जो कारिंदे होते थे वो अपने सामान पर कोई कर अदा नहीं करते थे, और जबकि स्थानीय व्यापारियों को कर अदा करना पड़ता था। तो जहां एक और नवाब को कर राजस्व की हानि भी होती थी, वहीं पर अधिकारियों द्वारा कर न अदा करने पर होती थी, ठीक है, किसके? कंपनी के अधिकारियों द्वारा। वहीं दूसरी ओर स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के व्यापारियों के साथ असमान कड़ी प्रतिक्रिया भी करनी पड़ती थी। तो इससे अधिक कंपनी के अधिकारी नवाबों के अधिकारियों की पूर्ण अवहेलना करने लगते थे, और कंपनी के अधिकारी स्थानीय लोगों को अपना सामान कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। तो ये कुछ मेन वजह
वजहें थी जो यहाँ पर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच रिश्तों में करवाहट होने लगी। और मीर कासिम के पश्चात क्या हुआ, तो बंगाल के सिंहासन पर मीर जाफर को वापस बैठा दिया गया। अंग्रेजों को उसकी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चिटगांव 3 जिले जो हैं बंगाल में अधिकार पत्र के रूप में मीर जाफर को दे दिए गए। और मीर जाफर का स्वास्थ्य अच्छा न था और इस घटना के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके छोटे से बेटे नजीम उद्दौला को नवाब नियुक्त किया गया। वास्तविक शासन जो था वो नायब सूबेदार के द्वारा चलाया जाता था और जिसको अंग्रेज अधिकार नियुक्त करते थे और हटा सकते थे। तो ये था बंगाल पे अंग्रेजों के शासन की पूरी कहानी किस तरह से आया। ठीक है, ओके। अब यहीं पे खत्म नहीं हुआ। 1765 की गर्मियों में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव जो है वापस आ गया। क्लाइव को स्वयं को अपूर्ण कार्य को पूरा करना था, यानी अंग्रेजों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति को स्थापित करना था। मुगल सम्राट शाह आलम से संपर्क किया उसने। शाह आलम स्वयं भी एक समझौते के अंतर्गत 1761 से अवध के नवाब सिराजुद्दौला का व्यवहारिक तौर पर बंदी था। तो 1765 में शाह आलम एवं क्लाइव के बीच एक समझौता हुआ और समझौते के द्वारा शाह आलम को कंपनी ने इलाहाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों को दे दिया, जबकि बादशाह ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। तो अंग्रेजों की दीवानी के अधिकार और बंगाल के राजस्व से वित्तीय प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बंगाल का राजनीतिक प्रकृति क्या थी, बंगाल के नवाबों अंग्रेजों के रिश्ते में तनाव क्यों उत्पन्न हुए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको जो अभी मैंने बताया वही लिखना होगा। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट और क्या इसमें हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सफलता कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी बंगाल में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी प्लासी की लड़ाई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। ठीक है, या बंगाल के इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, सफलता के क्या कारण थे या प्लासी की लड़ाई का बंगाल के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, या क्या महत्व था। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कि अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति जो थी वो कमजोर पड़ गई थी, लेकिन विजय विश्वासघात या किसी अन्य साधन से प्राप्त की गई थी। ठीक है, भले किसी भी माध्यम से विजय प्राप्त की गई हो, लेकिन नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई थी। राइट। फिर दूसरा, बाह्य रूप से यानी बाहरी रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं किया गया और अभी भी नवाब जो था वो सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, तो कंपनी का प्रभुत्व पर निर्भर था और कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, नवाब के प्रशासन की आंतरिक कला स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी थी, यानी जो नवाब जो शासक था उसके जो मंत्री परिषद जो होते थे, शासन में लोग हुआ करते थे और नवाब के बीच में अंतर में एक कलह हो गई थी कि वो लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराधिकारी बने या शासन पे बैठे। और उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर, जो कौन थे, जो असंतोष मतलब कि उसके जो विद्रोही थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है क्या किया, षड्यंत्र किया और प्रशासन की ताकत को कमजोर कर दिया। वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारेदारी को स्थापित कर दिया, संप्रभुत्व को स्थापित कर दिया। ठीक है, राइट, ओके। तो ये था प्लासी की लड़ाई का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, इसे देख लीजिएगा। इसीलिए ठीक है ना, बक्सर की लड़ाई तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं कि बक्सर की लड़ाई के द्वारा उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ था और इसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई, यानी प्लासी के बाद जो है बक्सर का यहाँ पे देखा गया। ठीक है, राइट, यानी कि प्लासी का खत्म हो तो बक्सर का शुरू हो गया। अब यहाँ पर बक्सर की क्या थी, बक्सर के युद्ध में यानी किस चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई, तो अब बक्सर के युद्ध में क्या क्या हुआ ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते। ठीक है, और बक्सर की लड़ाई ने बंगाल नवाब के भाग्य के सूर को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। तो जब उधर बक्सर की लड़ाई हुई तो बंगाल के ऊपर उनका पूरा राजनीतिक नियंत्रण हो गया और इससे नवाब का जो शासक होता था वो वहां पे विलुप्त हो गया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। मीर कासिम ने बादशाह आलम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध
सफलतापूर्वक संघ का गठन किया था। यह संघ अंग्रेजों के सम्मुख असफल हुआ और इस लड़ाई में अंग्रेजों की विजय ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया, उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया। ठीक है, राइट। तो यह केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध लड़ाई न थी, विजय न थी, बल्कि मुगल बादशाह एवं अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। ठीक है, राइट। और इस युद्ध में सफलता ने स्पष्ट कर दिया अंग्रेजों के युद्ध में कि भारत के अन्य भागों में ब्रिटिश शासन की स्थापना बहुत दूर ना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल से पूछ सकता है कि बंगाल के इतिहास पर, बंगाल के इतिहास मतलब बंगाल की लड़ाई जो हुई थी उसमें इसका क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, प्लास्टिक लड़ाई के क्या महत्व है, अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आंसर यहीं पे लिखना होगा। ठीक है, और ये यूनिट भी आपकी यहाँ पे फिनिश्ड हो गई है। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं। अब बचा क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, 4 यूनिट है। चलिए अब इसके 5 देखते हैं, 5 में क्या है। ओके, ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, सॉरी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है 1857 का विद्रोह, ये भी हम देख चुके हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। ठीक है ना, 1857 का विद्रोह हमारा तो लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, फिर विद्रोह के पश्चात क्या हुआ ये भी देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह को दबाने में मदद मिली, अंग्रेजों ने पुनः भारत पर अपना नियंत्रण जमाया और भारतीय राजाओं ने उन्हें इस आधार पर सहयोग दिया कि उत्तराधिकारी के प्रश्न पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विद्रोह के पश्चात हुआ कि विद्रोह के पश्चात क्या हुआ, तो नई सैन्य रणनीति की गई। तालुकदारों के आत्मसमर्पण के कारण 1857 के विद्रोह को दबाने में मदद मिली थी। ठीक है, जब तालुकदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और अंग्रेजों ने पुनः भारत पर अपना नियंत्रण जमाया और भारतीय राजाओं ने उन्हें इस आधार पर सहयोग दिया था कि उत्तराधिकारी के प्रश्न पर कोई भी सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, राइट। ओके, चलिए और क्या हो सकता, बस बीच में थोड़ा सा ले लिया था। ओके, अब ये यूनिट भी खत्म ही होगी क्योंकि तो ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कृषि, अब ये प्लीज आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्या है इसे देख लेते हैं। इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, हम बंगाल में स्थायी बंदोबस्त देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी व्यवस्थाएं दी है सभी आपकी इंपॉर्टेंट है। महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्या है इसे देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगर अंग्रेजों के अधीन वाणिज्यीकरण आता है तो उसमें कृषि पर निर्यात व्यापार का प्रभाव आप लिखेंगे, वाणिज्यिक फसलों का चुनाव आप लिखेंगे, वाणिज्यीकरण के प्रभाव को आप लिखेंगे, दरिद्रता लिखेंगे। ठीक है, अस्थायित्व लिखेंगे। हालांकि मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं, सामाजिक संरचना पर प्रभाव। ठीक है, ओके। भू राजस्व प्रबंधन के आरंभिक प्रयोग तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्या है। ठीक है ना, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जो कॉर्नवालिस था वो भारत आकर उसने महसूस किया कि देश को, जो वर्तमान व्यवस्था वो देश को क्या बना रही है, दरिद्र यानी गरीब बना रही है, और यहाँ जो कृषि है वो और बिल्कुल नीचे की ओर जा रही है, उसका पतन हो रहा है और उत्पादन भी इतना कम हो रहा है कि कंपनी की जरूरतों को पूरा भी नहीं किया जा सकता है। तो कंपनी जो है कृषि से बृहद और नियमित अधिशेष की आशा रखती थी, यानी अच्छी उसकी उपज की पैदावार की चीजों की आशा रखती थी। तो कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि कंपनी भारत से जिन वस्तुओं को यूरोप में बाजारों में बेचने के लिए ले जाना चाहती है, ठीक है ना, भारत से, क्योंकि विदेश में सामान जाया करता था, इंग्लैंड वगैरह में, स्पेन वगैरह में, सभी दूसरी जगहों पे जाया करता था। तो जो भारत से जिन वस्तुओं को यूरोप के बाजारों में बेचने के लिए ले जाती है उनके उत्पादन में भी कमी आई। तो यहाँ पर रेशम, सूत आदि, क्योंकि ये सब कृषि पर आधारित हुआ करते थे, तो जब कृषि का ही पतन हो रहा था, कृषि ही नीचे की ओर जा रही थी, तो यहाँ पर हस्त उद्योग शिल्प, जो हस्त उद्योग शिल्प होता था, हस्तशिल्प उद्योग, वो भी नहीं पनप सका, वो भी आगे नहीं बढ़ सका। तो लंदन में बैठे अधिकारियों और कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि कराधान की अनियमितता और अव्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार और शोषण भी है। अब कराधान जहां कर नहीं लगाया गया, अब देखिएगा, तो अब भू कर को स्थायी तौर पर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया, यानी सरकार ने आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी कर नहीं बढ़ाएगी, और इस आश्वासन के कई प्रकार के परिणाम भी थे। अब जैसे भ्रष्टाचार को कम करेगा,
पदाधिकारी द्वारा जो मनमाने ढंग से करारोपण पर रोक लगाएगा, ठीक है, एक फिक्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि के बावजूद जो राज्य अतिरिक्त मांग नहीं करेगा, जितना करे उतना बस देना पड़ेगा। भूस्वामी पर भूमि की उपज बढ़ाने के लिए धन निवेशित करेंगे, क्योंकि मुनाफे का पूरा हिस्सा उनका होगा और इससे उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होगी, सरकार को भी नियमित रूप से कर मिलता रहेगा। ठीक है, तो अतः कॉर्नवालिस का यह मानना था कि भूमि कर स्थायी होने के बावजूद सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार और वाणिज्य पर भी कर बढ़ा सकती थी। वस्तुतः भूमि कर का निर्धारण ही काफी अधिक दर पर किया गया था। भूमि कर की कुल लगभग 2,65,00,000 रुपए तय की गई थी। ठीक है, तो ये था कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये कॉर्नवालिस का था। जमींदारों के साथ बंदोबस्त, तो जब भू स्थायी तौर पर निर्धारित कर दिया गया तो सवाल यह था कि वसूला किससे जाएगा, किसके माध्यम से वसूला जाएगा, कौन इसको वसूल के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंगाल के नवाब थे वो जमींदारों के से वसूला करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जमींदारों के अधिकार में काफी बड़ा इलाका हुआ करता था। वो कृषक का एक पूरा भाग उनके ऊपर जमीन पूरी हुआ करती थी, और कभी कभी पूरा जिला इनके नियंत्रण में हुआ करता था जमींदारों के, और इनके पास अपनी सेनाएं भी हुआ करती थी और इन्हें राजा कहा जाता था। ठीक है, जमीन और सेना के मामले में इनके कुछ छोटे इलाके भी हुआ करते थे, जहां से लगान की वसूली सीधे या किसी बड़े जमींदार के माध्यम से की जाती थी। तो खेती का काम किसान करते थे, वे क्या करते थे, उपमंडल परगना होता था जहां पे स्थायी दर का भुगतान जमींदार को करते थे, यानी स्थायी एक दर बना दी जाती थी, कितना भाग आपको देना होगा, और वो जमींदारों को दे दिया करते थे। तो शोषक जमींदार नियमित भू राजस्व दरों के अतिरिक्त भी कर लगा देते थे, और इस प्रकार से कर को अब बाप कहा जाता था। ठीक है ना, तो 1790 तक ब्रिटिश शासक ने इस व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और कुछ जमींदारों को बरकरार रखा और कुछ का स्थान ठेकेदार और पदाधिकारियों ने ले लिया। ठीक है ना, यानी कि अब जमींदारी से ठेकेदार पदाधिकारी में आ गए, और जो पुरानी प्रथागत दरें थी उनको नजरअंदाज कर दिया गया, साइड में रख दिया गया, और राजस्व बढ़ाने के लिए सभी तरह के गैर कानूनी कार्य यहाँ पे किए गए, सिर्फ राजस्व बढ़ाने, पैसा लेने के लिए। तो कॉर्नवालिस के आगमन से पूर्णतः अव्यवस्था का माहौल था। नया गवर्नर जनरल ब्रिटेन के भूपति कोलिन वर्ग का सदस्य था, तो जमींदारों की जमीन की मिल्कियत देने के पक्ष में था। उसके दिमाग में अंग्रेज भूपतियों का चित्र था और वो खेतों को विकसित किया करता था। ठीक है, तो इस स्थिति को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जानना, तब यहाँ पे हम नहीं जानेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो व्यवस्था 1793 में स्थायी बंदोबस्त के तहत की गई थी। ठीक है, तो सरकार के पास अन्य किसी वर्ग के साथ बंदोबस्त करना कठिन हो गया था। ठीक है ना, ओके राइट। चलिए अब आगे यहाँ पर देख लेते, खेतीहरों की स्थिति जो थी वो भी बहुत दयनीय हुआ करती थी। ठीक है ना, यहाँ पे इसे देख लीजिएगा, स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव क्या हुए। अब यह व्यवस्था जमींदारों के हक में काफी मजबूत हो गई थी। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्योंकि उन्हें प्रत्येक वर्ष एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित रकम सरकारी खजाने में जमा कर देनी पड़ती थी, और इसमें चूकने पर जमींदारी की नीलामी हो जाती थी। ठीक है ना, तो इसलिए कुछ जमींदारियों की दर इतनी ज्यादा निर्धारित कर दी गई कि बाढ़, सूखे और अन्य विपत्ति के कारण उनके पास कुछ भी नहीं बच पाता था, और परिणाम स्वरूप स्थायी बंदोबस्त के तुरंत बाद अनेक जमींदारों की जमींदारी भी छीन ली गई और जमींदारियां कई दशकों तक बिकती रही। तो अकेले बंगाल में 1794 से 1819 के बीच जमींदारों की भूमि का 68% बेचा गया। व्यापारियों, सरकारी पदाधिकारियों और जमींदारों ने जमीन खरीद ली थी कि मुनाफा ये कमा रहे थे। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने भी एक टिप्पणी की थी इसको लेकर के। तो धीरे धीरे बंगाल की जनसंख्या में वृद्धि हुई, उपेक्षित जमीनों और जंगलों को भी खेतों में क्या किया गया, बदला गया। दूसरी तरफ सरकार को दी जाने वाली रकम जो थी वो स्थिर थी, अतः जमींदारों की स्थिति में सुधार आया और अपने काश्तकारों के खर्चे पर वे शानो शौकत की जिंदगी बसर करने लगे। ठीक है, राइट। तो ये था आपका रियायत व्यवस्था जो हमने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट था, इसे देख लीजिएगा आपके लिए। रैयतवाड़ी भी देख लीजिएगा। अब मैं इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ा सकती, नहीं ले सकती हूँ, मैंने आपको पहले कहा था कि मेरी हेल्थ इशू है यहाँ पे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं महलवाड़ी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन रैयतवाड़ी जरूर बोलूंगी, तो प्लीज रैयतवाड़ी देख लीजिएगा। ठीक है ना,
अब आने के लिए तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन रैत बाड़ी व्यवस्था जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। और देखती हूँ कल मॉर्निंग में यदि ठीक ठाक रही तो एक लाइव क्लास आपके ले लूंगी, ठीक है। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।